अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, बहुत सारी नई खबरें हैं, बहुत सारे नए मौजूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक दुआएं हैं कि आप सही सलामत हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त मॉनसून का जो स्पेल है उसकी धुआंधार एंट्री हुई हुई है। हर तरफ तबाही मची हुई है। कराची हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, ये जो अभी हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं जो कि पानी पानी हो गया है। कराची से कोयटा जाने वाली सड़क भी बैठ गई है, राबता मुनक़ता हो गया है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है। मॉनसून का ये सिस्टम कब तक रहेगा और कितना बरसेगा, कितना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को मज़ीद हिट कर सकता है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दो मासूम बच्चियों को बचाया। गिलगित के दो नौजवानों ने दिल जीत लिए। शो में उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और ज़रा हम हमसाए मुल्क की भी बात करेंगे जो कि वक्तन फ़वक्तन ना अपने आप को दिखाता रहता है, यानी कि अपनी मैं ये कहूँगी अपनी हैसियत, अपना छोटापन दिखाता है। भारत की आबी जारियत दरियाए चनाब में सैलाब का बड़ा रैला छोड़े जाने का खदशा है। मराला, खानती और कदराबाद में बराजिस की जो इंतज़ामिया है उसको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब और बलूचिस्तान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है वहीं सोना भी महंगा हो रहा है। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। डॉलर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कीमत 232 से तजावुज कर चुकी है। अवाम को एक और झटका। काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफा होगा। बिजली की कीमत में नवंबर से कमी आना शुरू हो जाएगी, ऐसा वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कह रहे थे। और इसके अलावा शो में करेंगे बात एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले की। शो में आज इरफान महसूद से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त में 50 से ज़ायद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। अच्छा जी, और खेल के मैदान से खबर ये भी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल में जारी दूसरे टेस्ट पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। क्या इस वक्त सूरत हाल है ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा फैसल हम सियासत का भी रुख करने वाले हैं। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, फवाद चौधरी, बाबर अमान, गुलाम सरवर, मोहम्मद अली खान, जुल्फी बुखारी, आमिर कियानी, सदाकत अब्बासी, मोहम्मद सब्तैन खान समेत दीगर PTI की जो सीनियर क़यादत थी वो मौजूद थी। इससे पहले गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने परवेज़ इलाही से ओहदे का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। चौधरी परवेज़ इलाही खुसूसी तैयारे से कल रात इस्लामाबाद पहुँचे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। तीनों जजेस साहिबान को सलाम। हमजा शहबाज बोले एक मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट का महाज संभाला, फैसले को जुडिशल कू से ताबीर किया। लिखा इंसाफ का कत्ल नामंजूर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत आला पंजाब की गद्दी से हमजा शहबाज को उठा दिया, परवेज इलाही को बिठा दिया। सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे का फैसला सुनाया तो नवाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया। नून लीग के कायद ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया। तीनों जज साहिबान को सलाम। हमजा शहबाज ने भी रद्द अमल दिया। एक बयान में उनका कहना था कि फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया है। हमारी तारीख ऐसे सियाह फैसलों से भरी पड़ी है। हमजा शहबाज ने सवाल उठाया कि क्या असेंबली की हैसियत एक रबर स्टैंप की रह गई है। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट की इस्तिदा को नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। पिछले 4 माह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगा है। PTI को आइन से खिलवाड़ की खुली छूट मिली है और अवाम देख रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर अदालती फैसले को जुडिशल कू से ताबीर किया। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि एक ही तरह के केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों? इंसाफ का कत्ल नामंजूर।
जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अदलिया की साख का तकाजा था कि फुल कोर्ट बनाया जाता, इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। फैसले से वकला, साइलीन और अवाम की हुसूल इंसाफ की तवक्कुआत को धचका लगा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन ने रियासती इख्तियार पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किया। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया। कोई इदारा दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इस सब पे हम बात करेंगे। साबिक एटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। ये जो सर सूरत हाल बनी है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? एक पार्टी खुश है लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो काफ़ी जम के तनकीद कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जाहिर है कि जब दो फरीक कोर्ट में होते हैं, एक के फेवर में होता है, दूसरे के खिलाफ होता है, तो जिसके खिलाफ होता है वो आम तौर पर एक्सेप्ट अगर न करे तो वो इस किस्म के रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह तौर पर जाहिर करना शुरू कर देता है। मेरा तो बड़ा इस पर काफ़ी डीप इसको मैंने पढ़ा है, इसको देखा है, जजमेंट भी पढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन जितना है उससे बाहर नहीं है। बिल्कुल जजमेंट जो है, जो कानून में लिखा हुआ है, जो आइन में लिखा हुआ है, उसके तरह बिल्कुल जो कहना चाहिए था वो ही कहा है। बेसिकली इन्होंने जो इशू रेज किए थे इन्होंने कि जो डिप्टी स्पीकर है उसने ये कहा है कि जो रेफरेंस 1 और 2022 है उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है वो 10 वोट को रिजेक्ट किया। कोर्ट ने ये कहा कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी, इसलिए उसको गलत इंटरप्रेट किया, और अगर गलत इंटरप्रेट किया तो उन्होंने सही कर दिया। इसके अलावा तो कोई बात नहीं की उन्होंने। सही। अच्छा सर, ये फरमाएगा जैसे कि कल मरियम नवाज़ का भी ये ट्वीट था कि इंसाफ का कत्ल किया गया और इंसाफ के मयार जो है वो अलग अलग हैं। एक ही फैसले पे ये जिस तरह से हमने देखा कि फुल कोर्ट ना बनाने के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि एक ही फैसले पर एक ही तरीके से अलग अलग राय भी सामने आई। तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है आपकी नज़र में क्या दुरुस्त है? यानी कि क्या फुल कोर्ट बनाने की कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश थी, बन सकता था? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है और के दो सिमिलर इश्यूज के ऊपर दो अलग अलग फैसले आए हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये फ़र्क कहाँ पर है कि चौधरी शुजात साहब जो थे वो इलेक्टेड मेंबर नहीं हैं हाउस के, पार्लियामेंट के, और इमरान खान जो थे वो इलेक्टेड मेंबर थे पार्लियामेंट के। वो पार्लियामेंट्री हेड हो गए। वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने जो भी फैसला करना था वो किया, और पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड जो थे वहाँ पे इमरान खान थे, वो पार्टी हेड भी थे। ये फ़र्क है। तो चौधरी शुजात पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, और अगर वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे तो उस सूरत में वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए कि पार्लियामेंट्री पार्टी वो होती है जो कि इलेक्टेड होती है हाउस के अंदर, जिनके मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं हाउस के अंदर। तो ये दो बिल्कुल इनके साथ इक्वलाइज करना इसको ये बिल्कुल गलत है, और इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर एक लार्जर बेंच या फुल बेंच बनाने की। और फुल बेंच बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि डिले करके और हमजा शहबाज साहब को कंटिन्यू कराएं एज चीफ मिनिस्टर। अच्छा अनवर साहब, यही वो बेंच है जिसने हमने देखा था कि खान साहब के अगेंस्ट फैसला दिया था और पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई थी, और यही वो बेंच है जिसने कल ये कहा जी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलादम इन्होंने करार दिया। तो फिर इसमें लड़ाई किस चीज़ की है? क्यों जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं वो ये कहती नज़र आ रही है कि यहाँ पर इंसाफ का दोहरा मयार है? मैं वही अर्ज़ किया था कि इंसाफ का दोहरा मयार उन्होंने इस पर कहा है कि इमरान खान ने एज पार्टी हेड चूज़ किया था, और इधर शुजात साहब ने एज पार्टी हेड मगर नॉन मेंबर के तौर पर किया है। तो वो ये कहते हैं कि इसका दोहरा मेयार है। दोहरा मेयार नहीं था, और इसीलिए अब यहाँ पर जो इशू है वो है बेसिकली कि आप
को गद्दी चाहिए, वहाँ पर आपको पावर चाहिए, पंजाब को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसलिए हर शख्स जो है, जितने अपोजिशन में या गवर्नमेंट के साथ जो बैठे हुए हैं इस वक्त, वो सब यही कहेंगे कि हमारी पावर ले ली गई है और इन्होंने कोर्ट के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं वो मुनासिब भी नहीं थे और गलत भी थे। अनवर साहब, दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले तो ये कि नून लीग के पास हिकमत अमली क्या होगी, ऑप्शंस क्या हैं उनके पास, और दूसरे इसके ये जो प्रोविंशियल लेवल का जो एक टर्मोल आया है, इसका नेशनल लेवल पे वफाकी सतह पे क्या असर होने जा रहा है? देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास या PMLN के पास मेरा अपना ये ख्याल है कि कोई ख़ास ऑप्शन मौजूद नहीं है अलावा इसके कि गवर्न करने दें। हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज गवर्नर इनका है, कोई अगर चीज़ साइन करनी होगी तो जाहिर है उसमें एक इशू बनेंगे। दूसरा ये कि वो कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को चलने ना दें। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं, मगर मेरा अपना ये मानना है कि इसके अंदर कोशिश उनको ये होनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इसमें इलेक्शन कराएं ताकि ये मामला जो है वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए। और अगर मामला सेटल हो जाता है तो ये पाकिस्तान आगे तरक्की भी कर सकता है और पाकिस्तान आगे जितने मसाइल हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है, मगर बाकी जाहिर है कि गवर्नमेंट है, उनकी अपनी सोच है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी सोच है। और मेरा ख्याल सबको चाहिए कि किसी न किसी तरीके से बैठकर और इन मामलात को रिजॉल्व करें रादर देन के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये मामला पाकिस्तान का है, ये इंडिविजुअल्स का नहीं है। ये मामला जो है इस मुल्क की तरक्की का है और अपनी तरक्की का नहीं है। इसमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है और उसको निकालना है इससे बाहर। लेकिन अनवर साहब अनफॉर्चुनेटली बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं ना होते। वो कहते हैं जी हमने एक साथ बैठना ही नहीं, ना खान साहब बैठते हैं ना मौजूदा हुकूमत बैठने के लिए तैयार होती है। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब इस पोजीशन में है कि उनके वो 10 जो इलेक्टेड मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उनको अब वो डी-सीट करा दे? इस तरह की पोजीशन में चौधरी शुजात हुसैन साहब आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, उसकी वजह है कि आर्टिकल 63A(1)(b) में कहा गया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है या पार्लियामेंट्री पार्टी जब है, अगर उसके बयानिया को कोई मेंबर रद्द कर दे या उस पर एक्ट न करे तो सिर्फ उस सूरत के अंदर पार्टी हेड जो है उसको हटा सकता है, उसके खिलाफ कह सकता है, उसको डी-सीट करवा सकता है, उसको पार्टी से निकाल सकता है। मगर यहाँ पर अब कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने डायरेक्शन दी थी और पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक वो वोट डाला गया है। तो इसलिए अब चौधरी शुजात साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को ये कहें कि अब वो उसको हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया जाए या उनको जो है वो डी-सीट कर दिया जाए। तो ये इख्तियार अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनके पास नहीं है। अनवर साहब, जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनका इसरार है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराया जाए। हुकूमती इत्तेहादी, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी, वो बार बार सपोर्ट देते हैं शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को, कि हम पूरी मुद्दत करेंगे और मुद्दत पूरी करने के लिए आपको भरपूर सपोर्ट भी करेंगे। इस सारे चीज़ के बाद आपको क्या होता नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, डिसीजन गवर्नमेंट का है, मगर मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि अगर इस इम्पास को ख़त्म करना है, इस झगड़े को ख़त्म करना है, तो एक ही तरीका है कि जनरल इलेक्शन करा दें। इसके अलावा कोई और तरीका मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। सही। तो अनवर साहब, अगर जनरल इलेक्शंस नहीं होते, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नून लीग भी डटी हुई है कि हम तो टाइम पूरा करेंगे और इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, तो फिर आगे ये जो सिचुएशन है ये आपको मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जो पंजाब था वो हमेशा हॉट केक रहा है कि पंजाब में कौन आएगा, जिसने आना था वो तो अब आ गया, अब देन नेक्स्ट क्या? देखिए, पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब की अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी भी है,
जिसके कंट्रोल में होता है वो यूजुअली पाकिस्तान का जो फेडरेशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। नेचुरली अब ये चूंकि आ गए हैं पंजाब के अंदर, तो इनके पास भी अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी हो गई है। बहुत मुश्किल होगा फेडरेशन को आगे चलना इसके अंदर। इसमें नुकसान दोनों पाकिस्तान का भी है और इसमें नुकसान जो है पाकिस्तान के लोगों का भी है। इसमें मेरा अपना तो ये ख्याल है कि इन दोनों को, चाहे वो चाहें या ना चाहें, मगर पाकिस्तान के लिए चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीएमएलएन हो, दोनों को बैठना पड़ेगा। जितनी बाकी पार्टियां हैं उनको बैठना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा इस मुल्क में। सही। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि अब नून लीग ख़त्म होती नज़र आ रही क्योंकि वो फेडरल तक महदूद हो गई है। क्या इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के हालात में आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो सकती है नून लीग को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, या ये इनके मामलात में जान डालने के लिए? देखिए, ये तो एक बड़ा पर्सनल तो उनका फैसला है और जाहिर है कि जब वो गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही फैसला किया था जाने का, और नहीं आने का भी फैसला उधर का था। अगर वो आना चाहेंगे और वो रिवाइव करना चाहेंगे, इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कि जो जिस तरह से रिवाइव करना था उनको, वो उनका बयानिया जो है वो तो नवाज शरीफ का ही चल रहा था यहाँ पर, और चूंकि वो बयानिया चल रहा था और उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसके अंदर इमरान खान का बयानिया जो है वो सडनली ऊपर आ गया है, तो आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे, मगर ये है कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है डिफरेंस आएगा। पार्टी हेड हैं वो टेक्निकली, तो उनको पहले भी आ जाना चाहिए था और अब भी आना चाहिए उनको, और आकर इस मुल्क को एक संभाला तो दें सब मिलकर। अनवर साहब, एक मैं आईनी सवाल मेरे जहन में था, वो ये था कि क्योंकि आप आईनी कानूनी माहिर हैं, फुल कोर्ट के लिए क्यों जा रही थी हुकूमती इत्तेहादी और नून लीग? उससे क्या वो अचीव कर लेते? देखिए, फुल कोर्ट के लिए इसलिए जा रहे थे ताकि उनको पता था कि ये फुल कोर्ट जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के ऊपर है, लोग जजेस जो हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो उनको पता था कि ये फुल कोर्ट बन नहीं सकती है टिल सितंबर, कम से कम 15 सितंबर तक ये फुल कोर्ट नहीं बन सकती। और चूंकि ये बन नहीं सकती है फुल कोर्ट 15 सितंबर तक, तो इसलिए वो डिले हो जाता, और डिले होने की वजह से वो हमजा साहब जो हैं वो गद्दी पे बैठे रहते। दूसरा ये कि उनको पता था 4 जजेस कम हैं इस वक्त और 4 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, तो इसलिए वो फुल कोर्ट अदरवाइज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है अनवर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू के लिए। आगे बढ़ते हैं, सियासी मामलात से मुताल्लिक ही जुड़ी एक खबर है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे और MNA मोनस इलाही ने ट्वीट में वालिद की हल्फ बर्दारी की तस्वीर शेयर की। साथ ही इमरान खान की माजी में वज़ारत उज़्मा की हल्फ की तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा कि अल्लाह के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे, इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। चलिए अभी एक ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद बात भी होगी, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं शो में। अब ज़रा मौसम की बात कर ली जाए और पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिशें जारी हैं और हो रहा ये कि कई जगहों पे तबाही आई है। तो हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ शहरों से आज अपडेट लेने की। रावलपिंडी से उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा कराची से शाहनवाज कादरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं रावलपिंडी का। उमर बिन आसिफ ज़रा बताइए यहाँ तो बारिश का सिलसिला, और इसके अलावा कोयटा से भी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें आतिफ ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आप बताएँ कि इस वक्त रावलपिंडी में बारिश तो थम गई है, उसके बाद क्या सूरत हाल बनी है यहाँ पर? जी देखिए, रावलपिंडी में बारिश तो इस टाइम नहीं हो रही, लेकिन जो एक दिन कबल बारिश हुई थी रावलपिंडी में, उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी थी। ख़ासकर जो अंदरून शहर के इलाके हैं जिनमें जो मरकज़ी बाज़ार है, जिसमें मोची बाज़ार आता है, बोहड़ बाज़ार आता है, उसके बाद जो इमामबाड़ा मोहल्ले का इलाका है वो आता है, और ख़ासकर लाल हवेली के अतराफ़ जो बाज़ार है वहाँ पर तो इतना पानी खड़ा हो गया था कि ताजिर अपनी दुकानों को नहीं पहुँच सकते थे, और वो जगह जो दरिया का मंजर बाकायदा पेश कर रही थी। उसके अलावा अगर नासिन में की बात की
जाए जहाँ इस टाइम मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे सीधे हाथ पे जो है रिहायशी इलाका है और जो मेरा अकब है उस पर तिजारती इलाका है। यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो कम से कम 4 से 5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। मकीन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे अपने स्कूलों को नहीं जा सकते। दूसरी जानिब अगर कंटोनमेंट के इलाके की बात की जाए तो वहाँ पे शाले वैली का इलाका है। वहाँ पे तो चंद गलियाँ ऐसी थी कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। बारिश के बायस जो पानी है वो घरों में दाखिल हुआ, लोगों का सामान तबाह हो गया। दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके सिर्फ दावे ही सामने आए। उनकी जानिब से जो अफसरान है वो बार बार सिर्फ शहर का चक्कर लगाते रहे। अगर वासा की बात की जाए तो शहर के चंद मुकामात तक जो उसके निकासी आब वाली मशीनें हैं वो महदूद रहती हैं, जैसे कि कमेटी चौक अंडरपास हो गया, सादकाबाद चौक हो गया और 1-2 और इलाके दीगर। अगर जावेद कॉलोनी हो गया, आर्या मोहल्ला हो गया, वहाँ पे किसी तरीके की भी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर नाला लई को देखें तो नाला लई भी जो है वो 15 फुट पे आ गई थी, जिसके बाद शहर में प्री अलर्ट जारी हुआ और पाकिस्तान आर्मी के जवान, रेस्क्यू 1122 और पुलिस के एहलकार जो नशेबी इलाकों के पास पहुंच गए। जो कमिश्नर ऑफिस की तरफ से एक्शन देखने में आया वो नोटिस तक ही खाली महदूद है कि मखदूश इमारतों में रहने वाले अफराद जो हैं वो अपने घरों को खाली करें, वहां से जाएं ताकि हमने देखा कोई काम नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। और ये वो दावे हैं, ये वो वादे हैं कि जब रावलपिंडी में बारिश हुई तो ये दावे और वादे बह गए। अब जरा कोयटा का रुख करते हैं, आतिफ से बात करते हैं। आतिफ, आप मुझे बताएगा हाँ बलोचिस्तान में एग्जैक्टली कि बलोचिस्तान में कितनी तबाही हुई है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, अभी करंट कंडीशन क्या है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो है इस टाइम मानसून रेन का जो है थर्ड स्पेल जारी है। कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी और किला सैफुल्ला के बाद जो है इस टाइम जो ज़्यादा तबाही देखने में आ रही है वो कोस्टल बेल्ट है और ज़िला लसबेला जो कराची से जुड़ा हुआ है वहाँ पे तबाही जो है वो ज़्यादा देखने में आ रही है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो डेथ टूल सामने आ रहा है तकरीबन 105 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, 62 ज़ख्मी हैं और 6068 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ 565 किलोमीटर जो 4 कौमी शाहराह हैं उनका हिस्सा जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुका है। 9 पुल तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 1,97,900 हेक्टेयर रकबे पर खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मूसलाधार बारिशें हुई थी ज़िला लसबेला में, उसके बायस जो है फाइबर ऑप्टिक कट गई थी जिसकी वजह से बलूचिस्तान में इंटरनेट की सर्विस भी मुतासिर है। कोयटा कराची कौमी शाहराह जो है वो तकरीबन 5 मकामात पर जो है वो डूब चुकी है और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो है गवादर से कोयटा और अंदरूनी मुल्क जो रास्ता जोड़ता था मकरान कोस्टल हाईवे का वो भी सैलाब में डूब चुका है। जो गवादर में जो देहात थे, मुतादिद देहात थे वो भी जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन का जारी है, गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो थे वो बेला के मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए थे। ताहम जो PDMA हैं उनकी रेस्क्यू टीमों और ज़िला इंतज़ामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए, इकदाम करते हुए उन टीमों को यहाँ से बाहर निकाला था। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11,000 से ज़ायद शेल्टर जो हैं वो फराम किए जा चुके हैं और 15,000 से ज़ायद जो है फूड पैकेट्स PDMA हुकाम के मुताबिक जो है वो मुतासरीन को फराम किए जा चुके हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का जो स्पेल है वो अभी भी जारी रहेगा 10 अगस्त तक और मजीद तबाही का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि ये अब सिचुएशन यही हम कोशिश भी कर रहे थे। हमने पिछले दिनों भी बलूचिस्तान के जो मुक़द्दर हल्के थे वहाँ बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि अब वहाँ पर रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है। तो आप बता रहे आतिफ कि अभी 10 अगस्त तक मज़ीद बारिशें भी हैं, तो फिर हम दुआई कर सकते हैं कि खुदा ताला मज़ीद जो है जानी माली नुकसान से बचाए। अब ज़रा कराची का रुख करते हैं और शाहनवाज़ आप बताएं किस इलाके में मौजूद है आपके अक़ब में? मैं एक बार फिर कराची का वही रोना पीटना देख रहा हूँ, वही नाले उबल रहे हैं। आई थिंक शायद नाला भी उबल रहा है। देखिए फैसल, बारिश तो तकरीबन ख़त्म है, हल्की इस वक्त भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी जिसे कहा जाता है। लेकिन जो कराची का जो अलमिया है वो ये है कि जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो यहाँ के जो नाले हैं वो बैक मारते हैं और जो इलाकाई गटर होते हैं वो उबल पड़ते हैं और इलाके जो पहले बारिश के पानी से मुतासिर होते हैं उसके बाद गटर के पानी से मुतासिर होते हैं। यही हाल जो है शहर के दीगर इलाकों का है। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और जैसा कि आपने मेरे पीछे ही देखा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर हम पहले मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें, जैसे लियाकताबाद का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नाले ने बैक मारा है और लियाकताबाद की जो मार्केट है वहाँ पे जो फतारे लगते थे वो 3 दिन से नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि इतना गटर का पानी है कि वह आप पैदल सफ़र नहीं कर सकते।
चलते मोटरसाइकिल सवार उस गढ़ों में गिर रहे हैं और वहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अगर हम बात करें उर्दू बाज़ार की, तो उर्दू बाज़ार शहर की सबसे अहम तरीन मार्केट है और पिछली बार भी जब बारिश हुई थी हमने देखा था कि वो कीचड़, दलदल और गटर का जो मंजर पेश कर रहा था। 4 दिन तक जो है वहाँ पर दुकानें नहीं खुल सकी थी। कल आपने जहांगीर रोड की अबतर सूरत हाल दिखाई थी। मैं चाहूँगा वॉक थ्रू अस इसको ज़रा लेके जाएं पीछे और ज़रा दिखाएं लोगों को, बाकी पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है शहर, उसकी सिचुएशन क्या है। पीछे रोज़गार कमाने वाले लोग आ रहे हैं, वो इसी कचरे के ऊपर से अपना ठेला लेके जा रहे हैं। दिखाएं ज़रा। चले मैं आपको अपने कैमरामैन फरहान से कहूँगा कि वो माइक जो है, जो कैमरा है वो अपने ट्राइपॉड से निकालें और मेरे साथ ज़रा चलें और उनको दिखाएं। आप पूरे जो शहर हमारा देख रहा है इस वक्त के लाइन एरिया की क्या सूरत हाल है। ये UC 10 है और यहाँ पर बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ की जो गटर है वो उबल रहे हैं। पानी किस कदर तेज़ी से गटरों से बाहर आ रहा है और सड़क पर जा रहा है। कचरा है यहाँ पर और आगे चले दिखाऊँ कि कचरा में साथ जहाँ बदबू है, जो यहाँ की गलाजत के जो ढेर लगे हुए हैं उससे ताफुन उठ रहा है, मक्खियां हैं, आपको मच्छर भी नज़र आ रहे होंगे अगर आप देख सकें तो। ये सूरत हाल है यहाँ पर, ये कचरे के अंदर जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन फैसल मैं एक बात आपको कहूँ कि इसमें कुछ गलती जो है हमारी आवाम की भी है। अक्सर आवाम ये चाहती है कि जो कचरा है उसका घर से बाहर ही डाल दिया जाए और वो कोशिश करते हैं कि अगर बाहर भी निकलें तो रोड ऐसी जो खाली प्लॉट मिलता है वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। यही कचरा बहकर नालों में जाता है और नाले चौक कर देता है। हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक देखा था कि जो बास्केट रखी हुई थी कचरे की, उसमें कचरा डालने के बजाय यहाँ के शहरी ने कचरा अपने घर के बाहर ही अपने हाथ से फेंकने का जो फेंका था। शाहनवाज, बहुत सूरत हाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर की तबाही में जहाँ मुख्तलिफ हलकों का हाथ है, वहीं पे एक आम आदमी का भी उतना ही हाथ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी भी ऊपर से ही सीखता है ना। जब वो देख रहा है कि जब ऊपर की मशीनरी काम नहीं कर रही, वो जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो कभी कभी नज़र आ जाता है और वो गलियों में जाके काम नहीं करता, तो आम आदमी को क्या पड़ी है। आम आदमी भी उठता है, बकरीद आती है, अलाइशें फेंक देता है, उठता है सुबह देखता है कचरा लेना है, कचरा फेंक देता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस पे हम मज़ीद भी आगे चल के बात करेंगे क्योंकि सूरत हाल इतनी ख़राब है शहर कराची की कि ये मनाजिर देख के हम जो है ये नहीं कह सकते कि मौसम बहुत खुशगवार है। शाहनवाज आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ आप अपडेट कर रहे थे और इसके अलावा हमें उमर बिन आसिफ जो है रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। यानी कि कुल मिला के बात है कि बारिश रहमत है, लेकिन हम इसे बनाते हैं जहमत। जो आता है काम नहीं करता, फोटो सेशन करवाता है और ये बात करता है कि फला जगह से फला जगह तक सब क्लियर है। तभी तो कराची का ये हाल हो गया कि कराची डूब चुका है और इतने बुरे तरीके से कि अब समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ से ढूंढे कि एक नया कदम आगे बढ़ाएं और हम ये कहें कि हमने बुराइयों को पीछे छोड़ दिया और एक नए शहर की तामीर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ख्वाब ही लग रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर बारिश में कराची का डूबना, बरसाती पानी को रास्ता ना मिलना और इसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवारों और बच्चों का नालों और गटरों में डूबकर मर जाना कराची वालों का मुकद्दर बन चुका है। पानी करके नाले बंद करवाते हैं खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। मगर ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटीज, SBCA, जिला इंतजामिया और लैंड रेवेन्यू बोर्ड जैसे इदारों में जारी बरसों की करप्शन, नाहेली और लैंड माफिया को मिलने वाली खुली छूट हर बार कराची वालों को डुबोती है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी समझते हैं कि पानी के रास्ते बंद होने की एक वजह शहर का कचरा लैंडफिल साइट तक पहुंचाने के बजाय नालों में गिराना है। कराची की आबादी जो डेवलपमेंट की शक्ल में शक्ल इख्तियार किया, उसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई। उसमें आपके पास कच्ची आबादी का फ्लो बेतहाशा बढ़ गया। नालों में जो आपकी लाइफ लाइन थी उस पर आपने कच्ची आबादी बना दी। सीवरेज की लाइनें कोई 72 इंच की लाइन है, कोई 80 इंच की लाइन है, यानी कि पूरे पूरे कमरों के साइज़ की लाइनें सीवरेज की जो है वो सिस्टम पड़ा हुआ है, जो कि आपके पास बोसीदा होकर के वो एबेंडन हो गया है। उसका सारा प्रेशर भी आपने इन नालों पर डाल दिया। ज्यादती आपने की, जिसका ऑलरेडी बेड कम हो चुका था, आबादी बढ़ चुकी थी, सीवरेज एडिशन डाल दिया आपने। और सोने पे सुहागा क्या किया कि आपने जो आपका गार्बेज है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 18,000 से 20,000 टन यहाँ से लिफ्ट होना है, लिफ्ट होकर के जाना है लैंडफिल साइट पर, वो वहाँ पर कितना जाता है हम सबको अंदाज़ा है। हम सब कराची में घूमते हैं कि 20-30% वहाँ जाता है, बाकी 80% कहाँ जा रहा है हमें बता दें। अगर कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है
तो वो बता दें कहाँ हो रहा है। वो तमाम गार्बेज जो है रातों के किसी वक्त में ये हमारे डंपर वाले जब जो भी लिफ्ट उठाते करते हैं गार्बेज को, वो उस नदी नाले में डाल देते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ कराची की कच्ची आबादियों और पसमानदा बस्तियों की नहीं है, बल्कि भारी सिविक टैक्सेस वसूल करने वाले इदारों के ज़ेर इंतजाम इलाके भी हर बारिश में डूबते हैं। डिफेंस की अहम शाहराहें 2020 की तरह 2022 में भी डूबी। मंडे जुलाई 11 और ये हम 26 स्ट्रीट से गुजर रहे हैं और पानी भी घरों में दाखिल हुआ। आपके डीएचए का हालात आप देखें, उसका पोल खुल के आपके सामने आ गया। इन्होंने तमाम नाले की जो स्पेस थी उस पर इन्होंने अपनी प्लानिंग कर दी, नेचुरल नालों को इन्होंने बंद कर दिया। और मजे की बात यह कि बाद में बनाए गए नाले वो भी सड़क के पीछे बनाए गए और सड़क के पीछे बनाने के बाद वो भी चौक हो गए क्योंकि उनकी क्लीनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। लिहाजा 2020 में आपने हालत डीएचए की देखी, फिर भी उन्होंने काम किया और नहीं कर सके। अब 2022 की आपने हालत देख ली। आगे जाके समंदर पे आपने आबादी को आगे तक आप मूव कर रहे हो बगैर किसी मास्टर प्लान के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी प्लानिंग के। तो ये वो चीज़ें हैं जो कराची के साथ ज्यादती हो रही है। हुकूमती इदारे और ओहदेदार तमाम साल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, मगर जब बारिश हो जाती है तो फोटो सेशन, दौरे और नुमाइशी इक़दामात शुरू कर दिए जाते हैं। उसमें तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं सिवाय कि आपके पास आर्टिफिशियली आपके पास जो लॉजिस्टिक अवेलेबल है उसको आप 10-12% बढ़ाएं और उस पानी को नालों से निकालें और फिर वेट करें कि वो पूरा पानी जो है मेजर ड्रेन से तो अपने कोर्स टाइम पर ही जाएगा, वो एकदम से जा नहीं सकता। वो उसके अंदर जो है सफाई आप करते नहीं है। ये तो एनुअल क्लीनिंग जो है ये कंपल्सरी होती है, दुनिया में हर जगह होती है। हमने क्लिनिक पर ध्यान छोड़ दिया। आप अभी भी यहाँ से निकले क्लिफ्टन का नाला आपको नज़र आएगा, या आपके पास सोल्जर बाज़ार की ड्रेन आप जाके देख लीजिए, या महमूदाबाद की ड्रेन जो मेजर नाले आपके जाके देख लीजिए, आपको चौक नज़र आएंगे। आप अच्छा आप क्या करते, सफाई क्या करते हैं, आपने कॉस्मेटिकली वहाँ पे लोगों को लगाया, अरबों रुपए के आपने बजट एग्जॉस्ट किए और वहीं से निकाला वहीं पे डाल दिया। आज बारिश हो रही है तो वही जो वहाँ पड़ा हुआ था वो दोबारा फिर उसी में चला गया। अर्बन प्लानिंग के माहिर और एनएडी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर नुमान ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों में तो हुकूमती सतह पर बुनियादी किस्म के इक़दाम भी नहीं किए गए हैं। जो हमारे पानी के कुदरती गुजरगाहें हैं जिसमें ड्रेन्स हैं, दरिया हैं, वहाँ पर इनको फेंक दिया जाता है तो पानी का जो बहाव है वो इसके नतीजे में मुतासर होता है। अच्छा, कराची को कुदरत ने एक ऐसा मुनफरिद मकाम अता किया है कि इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत वाज़ेह है। ये शुमाल से लेके और जुनूब की तरफ है। जुनूब में हमारा समंदर है और शुमाल का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। अगर इस बुनियादी उसूल को सामने रखकर हमारी शहरी मनसूबाबंदी की जाए या उसके जो उसूल हैं उस पर अमल दरामद किया जाए तो शहर का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। बदकिस्मती से जो पिछले चंद सालों के दौरान हमने देखा वो ऐसा हो नहीं पाया। डॉक्टर नुमान का कहना है कि कराची को काबिल राइश शहर बनाने के लिए हुकूमत को कम से कम 2 इक़दाम फौरी तौर पर करना होंगे। पहली चीज़ तो ये कि वो काम जो फौरी तौर पे करने के, मिसाल के तौर पे जो हमारे बरसाती पानी के निकास के जो रास्ते हैं उनको हंगामी बुनियादों पे साफ़ करने की और उसवार करने की ज़रूरत है। ये काम किसी हद तक हो भी रहा है, उसमें मज़ीद तेज़ रफ्तारी की ज़रूरत है। दूसरा काम जिसकी और ज़्यादा तफसील के साथ ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने तमाम पानी के जो ये कुदरती नाले और गुज़रगाहें हैं इनकी असर नौ मैपिंग करने की ज़रूरत है। कराची को बारिशों में बार बार डूबने से बचाने और उबलते गटरों के मसले के हल तो माहिरीन के पास मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती इदारों के पास हर हल का एक मसला मौजूद है। साथी रिपोर्टर रेहान अहमद और कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कराची की ही बात करते हैं। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में पानी अभी तक जमा है, वहाँ रहने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने सरजानी के इलाके सैफल मरी गोट और सेक्टर 4B का दौरा किया है, लोगों से इनकी मुश्किलात मालूम की हैं। कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है और वहीं गरीब इलाकों में लोगों के मसाइल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी के इलाके सैफुल मरी गोट में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुतादिद गलियाँ अब भी पानी से भरी हुई हैं। लोग अपने घरों में महसूर हैं। अपनी मदद आपके तहत वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उन लोगों से मालूम करेंगे कि उन्होंने अपना वक्त कैसे गुजारा और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात उनकी कैसे गुजरी।
बहुत मुश्किल से रात गुजारी है। मच्छर इतना ज़्यादा था जिसकी कोई हद ही नहीं है। बच्चों को इतनी मुश्किल हो रही है। हम लोग ने ब्लॉक रखे हुए, रास्ते आने जाने का नहीं है, तो उसकी वजह से ऊपर दीवार से बच्चे जा रहे थे, दीवार से आ रहे थे, गिरने का खतरा है, कहीं दीवार ना गिर जाए, इसलिए हम लोगों ने ब्लॉक रख दिए वहाँ पे। रात बैठ के गुजारी है और अभी पानी अपनी तरह खुद निकाल रहे हैं, कोई पहुँचा नहीं है। अभी खुद लगे हुए मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं हम लोग। बिजली का भी झटका लग सकता है, फिर अल्लाह मालिक के करना तो है। हम लोगों ने बच्चों को अंदर बाहर आ नहीं सकते, हम फंसे हुए एक जगह पे। बस आपको पता है गरीब तबके के लोग रहते हैं इस इलाके में। जब बारिश होती है तो ये 5-6 गलियां ऐसी हैं मुस्तकिल डूब जाती हैं। फैमिलियां इस कदर परेशान थी, सामान सारा गीला था कि गली में आने की जगह नहीं थी। लोगों ने छतों पर बैठ के रात गुजारी है। ये सुरजानी टाउन सेक्टर 4B और 4C का मेन जो है रोड है। इसके आगे 3 से 4 गलियां हैं जो हर दफ़ा मानसून बारिशों में इफेक्टेड होती हैं और 4.5 से 5 फीट तलक लोगों के घरों में पानी होता है। ये कश्ती में बैठ के इसके ऊपर जाके, क्योंकि ये खड्डा है, आप जा नहीं सकते यहाँ, क्योंकि इन्होंने जो है ना गटर जब बनाया ना, मेन हॉल बनाए, साइडों में मिट्टी ही नहीं डाली है। हर घर के अंदर मासूम बच्चे और बुजुर्ग बहुत शिद्दत से बीमार हैं। सबसे बड़ी परेशानी एम्बुलेंस की है जो यहाँ से गुजर नहीं सकती। तकरीबन 20 दिन गैस बंद रही है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। यही पानी की वजह से ये जो बारिशें होती हैं, इसके लिए कोई यहाँ पे एहतियाती तदाबीर नहीं है, निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। बेइंतहा के परेशान रहते हैं यहाँ पे सब लोग। कराची वेनिस का जुड़वां शहर बन चुका है गैर सरकारी तौर पर। उसकी मिसाल आपको नजर आ रहा होगा कि कश्ती पर तैरता हुआ वो नौजवान यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है। ये सुरजानी का सेक्टर 4B है और सबसे अहम तरीन बात यह कि सुरजानी का इलाका हमने देखा, मुख्तलिफ गलियों में गंदा पानी मौजूद है, बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। और अहम तरीन बात यह है कि सरकारी हुक्काम के दौरे मुख्तलिफ अहम तरीन मकामात पर ज़रूर हैं, लेकिन अंदर गलियों में, कूचों में यही सूरत हाल है कि लोग अपनी मदद आप के तहत बारिश के पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सैफुल मरी गोट हो या ये इलाका जो 4B का इलाका है। दावे नहीं, काम करने होंगे और अब काम के बगैर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 4B के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये है वो गंदा पानी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस पानी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मकीन किस तरह रहते हैं, उनका ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। यहाँ अगर कोई मर जाए तो उसे कफन दफन देने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और गरीब आदमी इस गंदे माहौल में जीने पर मजबूर है। कैमरामैन सनाउल्लाह डहारी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम देख रहे थे कि किस तरीके से बारिश तबाही मचा रहा है, ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क में जगह जगह। बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। अब हम अपने तई क्या कर सकते हैं, हम अपने तई किस तरीके से माहौल दोस्त बन सकते हैं, किस तरीके से अपनी सड़कों को, अपने शहरों को बचा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। माहिर माहौलियात मसूद लोहार कहते हैं कि कराची हंगामी हालात के दहाने पर है। समंदर किनारे बनने वाले अर्बन फॉरेस्ट में बारिश के पानी को तालाब में इस्तेमाल करके किस तरह इको लाइफ को बहाल किया जाता है, खिजर आजम हमें अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। कराची वाले पूरा साल पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे होते हैं और जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो डूबने से बच रहे होते हैं। आखिर वजूहात हैं क्या? बेसिकली कराची इज़ अ कोस्टल सिटी। इसकी जितनी भी लेगून्स और जो क्रीक्स हैं और जो सब क्रीक्स हैं वो गुज़श्ता 20-25 सालों में रियल इस्टेट के चक्कर में लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अब आपका वे आउट है ही नहीं। मैं तो ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि 5 सालों में DH में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पानी 2nd फ्लोर तक आएगा। कराची की 2 रिवर्स हैं, मलीर और लियारी। दोनों का डेल्टा मुझे ज़रा दिखा दें। दोनों के डेल्टा क्यों नहीं है नदियों की? जब नदियाँ ही तुमने मार दी हैं तो फिर आप ये शिकवा क्या कर रहे हो? हम अब एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी पे हैं कराची वाइज। माहिर माहौलियात मसूद लोहार आपको डरा नहीं रहे बल्कि इसका हल भी बता रहे हैं। मलीर रिवर के अंदर और लियारी रिवर के अंदर
एक सर्टेन जगह हैं जहाँ पे आप मिनी वेटलैंड्स क्रिएट कर सकते हैं कि पानी बाकी चला जाएगा और वहाँ रिटर्न करेगा, एक्वीफर को रिचार्ज करेगा, मीठा पानी रहेगा। इन सब जगहों पे डिप्रेशंस मौजूद हैं जहाँ पे आप झीलें बना सकते हैं, और वो झीलें ऐसी होंगी जिसमें 2 किस्म के कंवल, 2 किस्म के वाटर लिलीज, टाइफा एलिफेंटिना के पौधे लगा दें, साथ में वो बेंचें रख दें, लोग जो है आएँ बैठें और वो एंजॉय करें। गुलशन में हो सकती है और आपके नाथ नाज़िमाबाद में हो सकती है, आपका ये जो एरिया है कटी पहाड़ी वाला एरिया है इस एरिया में हो सकती है, आपका वो जो जगह है सोरा गोट वाली साइड वहाँ हो सकता है, आपका कोरंगी में काफ़ी जगहों पे हो सकता है। हमने बारिश से पहले 3-4 महीने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ खड़ा होता है, और उस जगह पे हमने छोटी छोटी झीलें बनाई हैं। जहाँ बड़ा है तो बड़ा भले हो जाए। ये जो सामने इस तरफ ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बेसिकली जगह हमने बनाई नहीं है, इसमें सिर्फ हमने एक जगह से बंद दे दिया है। मेरे हिसाब से ये मार्च तक ये पानी वहाँ मौजूद रहेगा। इसमें हम कंवल लगा देंगे, वाटर लिलीज लगा देंगे, और इसमें ये पानी एक्वीफर को रिचार्ज करेगा, सी इंट्रूजन को रोकेगा, और जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको वापस रीजनरेट करेगा। कंक्रीट के इस जंगल में बसने वाले हम इंसानों को कुछ सोचना होगा। सिर्फ नाले नहीं बल्कि पानी की कुदरती गुजरगाहों को दोबारा खोलना होगा। इस तरह के बहुत सारे इक़दाम करने होंगे, वरना आने वाले हर साल में हम पहले से ज़्यादा डूबते चले जाएंगे। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। खिज़र की आपने रिपोर्ट देखी और जो आखिर में लाइन थी ना वो सबसे बेस्ट थी कि कंक्रीट के इस जंगल में रहने वाले हम इंसानों को सोचना होगा। तो आज हमने सोचा कि हम इस पर एक पूरा सेगमेंट करें और हम ऐसे प्रैक्टिकल लोगों को इनवाइट करें अपने इस शो में कि जो इसका हल दे सकें। एक रिपोर्ट तो आपने देखी ही, इसके अलावा अब हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन लारी साहिबा जो कि पाकिस्तान की पहली फीमेल आर्किटेक्ट हैं, सिटी प्लानर हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज़। और इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर साजिद राशिद जो कि प्रिंसिपल है कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के और माहिर माहौलियात हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द सेगमेंट बाय सेइंग लेडीज़ फर्स्ट। ठीक है मैम, आपका इस शहर से गहरा ताल्लुक़ रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत अच्छा शहर अब तबाही के दहाने पे आ गया। लेकिन देयर आर फ्यू पीपल, जैसे कि हमने पैकेज में भी देखा, कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से अब कोशिश कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से जो कोशिश कर रहे हैं, कोई वेल्स में पानी जमा कर रहा है, कोई अर्बन फॉरेस्टिंग कर रहा है, कोई मैंग्रोव्स पे काम कर रहा है, क्या अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं इज़ इट इनफ? वेल द इशू इज़ दिस कि हमें एक होलिस्टिक मॉडल लेके चलना होगा। हमें मालूम है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियलिटी, हर साल ये चीज़ें और भी ख़राब होती जाएंगी। लिहाजा आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एको अर्बनिज्म, समथिंग दैट यू रिलाई ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ डीलिंग विद दिस। इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएं। मेरे ख्याल में लोहार साहब की रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी कि आप पानी को जमा करें। हम पानी को समंदर में क्यों फेंक रहे हैं? नाले जो हैं, मेरा ख्याल है कि नालों को साफ़ करके उसके अंदर हम खोद करके उसके अंदर हम एक्वाफर पिट्स बना दें, पूरा ट्रेंच बना दें, तो बहुत सारा पानी उसके अंदर चला जाएगा। दूसरी बात ये वाली कि हर एक को अपने अब जहाँ पर भी हैं उनको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। मसलन क्यों पानी है जो हम सब कुछ सारा पानी हम सड़कों पे फेंक रहे हैं जो फिर समंदर में चला जाता है। कराची में पानी का कहत है, ये सारा पानी हमको बचाना होगा और हम सब बचा सकते हैं ये, क्योंकि आप ये देखिए, और ये बिल्कुल बात सही कही कि कंक्रीट का जंगल बन चुका है क्योंकि हमने हर जगह पे कंक्रीट लगा दिया। एंड कंक्रीट इज़ द मोस्ट डैमेजिंग मटेरियल, क्योंकि 40% की आपकी जो है एमिशंस वो इनको स्टील और कंक्रीट से आती हैं। तो लिहाजा हमें ना तो ये कि बुलंदाबाला इमारतें ख़त्म करनी होगी क्योंकि उनमें भी कंक्रीट है, और अर्बन हीट आइलैंड इज़ अनदर इशू जो हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, जो अभी होगा आपके पास। तो लिहाजा अगर हम पेवमेंट्स पे, अब आप बताइए कि यहाँ पे आप मीडियन देखते हैं कराची में, उस पर भी कंक्रीट के पेवर्स लगा दिए। भाई क्यों? कहीं जगह नहीं छोड़ी हमने कि ज़मीन में पानी जाए। और आपको ये बता दूं मैं कि हमारे पास सिर्फ 2.5 से 3% ज़मीन है जो ग्रीन एरियाज़ को हम कह सकते हैं शहर कराची में, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है। और नॉर्मल स्टैंडर्ड कम से कम 15% होनी चाहिए। वो 15% जो सड़कों में चली गई है और पेवमेंट में चली गई है। वाई इज़ दिस? एनक्रोचमेंट में भी, एनक्रोचमेंट जो भी सब है। देखिए बात ये वाली कि गरीबों का भी कोई हक बनता है, उनका भी हमें कुछ ना कुछ ख्याल करना होगा, उनके लिए हम तरीके बताएं। लेकिन ये तो अमीर भी कर रहे हैं ना, जो कब्जे वाला ग्रुप सबसे बड़ा है वो अमीरों का है। तो आप मुझे बताइए कि जो अमीर है, जिस घर में रहता है 2000 1000 वगैरह स्क्वायर यार्ड में, अपना पानी वो सड़क पे क्यों डाल रहा है? क्यों बाय लॉज नहीं है कि सारा पानी की आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें? बड़ा पुराना तरीका है, कोई नया नहीं है
कि जो पानी आता है वो आप जमा करें। मसलन मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि अभी जो बारिश हुई है एक दिन में वो 6 महीने के बराबर हुई है। ऑल दैट वाटर इज गॉन आइदर टू द रोड्स और इनटू द सी लेटर। कोई चीज़ ना तो एब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए ना आपके यहाँ सब्ज़ा है ना कुछ है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इस पर डिस्कस करेंगे तो आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ व्हाट वी कैन डू। ओके, बिल्कुल। और उन आइडियाज़ की हमने अमली तस्वीर भी देखी है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ प्लीज़। हम जैसे माहौल की तब्दीली की बात करें, कराची में ये माहौल की तब्दीली बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई है, क्योंकि हमने देखा कराची में एक टाइम पे इतनी बारिशें नहीं होती थी जितनी अब होना शुरू हो गई हैं। कराची का मौसम, कराची का वेदर, कराची का माहौल देख के आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में ये ख़तरा है क्या कराची के लिए इतनी बारिशें होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मसला ये है कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज का इवेंट्स हो रहे हैं और कराची में ख़ास तौर पर अब हम जागे हैं कि पिछले 1-8 साल के अंदर इतनी बारिशें हुई हैं और उससे हमें अब ये ख़तरा हो रहा है कि वाकई यार ये क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। हालांकि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की रियलिटी पिछले 40 साल से इसकी अवेयरनेस दी जा रही है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल कराची के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। सिर्फ कराची के लिए नहीं, अभी पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, इन सब के लिए ये ख़तरा। अब देखें ये क्लाइमेट चेंज के जो 2 बड़े इवेंट्स हैं उससे हमें पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। एक ये कि शदीद बारिशों का होना और दूसरा ये है कि ड्राउट का होना। अब ये दोनों ऐसे सवाल हैं कि जो दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी ड्राउट हो जाएगा मुल्क के अंदर। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट्स हैं। बारिशें ज़्यादा कराची में क्यों हो रही हैं? अभी जैसे मैडम ने बताया कि 6 महीने के बराबर एक दिन में बारिश हो गई, तो ये जो इवेंट है ये शो कर रहा है कि इस वक्त टेम्परेचर को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे पूरी दुनिया में, उस वक्त तक ये इवेंट्स होते रहेंगे। और ये लोकल इवेंट्स का जो है, जैसे अब कराची में हुआ और कल से बारिशों का सीज़न लाहौर में शुरू होने वाला है। आप देखिएगा कि लाहौर में कल से अगले 3 से 4 दिन तक शदीद बारिशों का जो एक, जैसे कराची में ब्रेक है, अब लाहौर में अब आना शुरू होगी। तो उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना को पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं देंगे और उसका कोई हल नहीं निकालेंगे। अभी कंक्रीट की बात हुई है तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि पूरे कराची के अंदर मुझे कोई एक डूंगी ग्राउंड दिखा दें। 40-50 साल पहले लाहौर के अंदर इन बड़े शहरों में डूंगी ग्राउंड्स होती थी और वो जो भी अर्बन प्लानिंग होती थी उसमें ये ग्राउंड्स इसलिए बनाई जाती थी कि इनमें पानी जमा हो और वो ग्राउंड वाटर को जाकर रिचार्ज करे। और अब हमने वो ग्राउंड, अब बड़ी ग्राउंड को छोड़ दें, हमने 5 मरले के या 1 मरला की ग्राउंड भी किसी मोहल्ले में नहीं छोड़ी। बुलंदो बाला हमने इमारतें कंक्रीट की खड़ी की हैं। और मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ पे देखिए डेवलपमेंट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट को अगर आप साइंटिफिक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें तो वो उससे पूरी दुनिया के अंदर जो है ना बेहतरी आ सकती है। तो कराची में ख़ास तौर पर, और दूसरी बात ये है कि कराची इज़ कोस्टल सिटी, जो सबसे अभी जिसकी तरफ अभी ध्यान नहीं हमारा जा रहा, और अगले मेरे ख्याल में अगले 10 से 15 साल तक अगर ये क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर इसी तरह राइज़ करता रहा तो अगर सतह समुंदर हमारी राइज़ हो जाएगी, सी लेवल राइज़ कराची में होगा, तो ये आप हर साल यहाँ पे आप देखेंगे कि सी वाटर इंट्रूजन जो कराची में हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको ग्राउंड वाटर में फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने देखना है। और तीसरी बात जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जनाब अगले 10 साल में पानी ख़त्म हो जाएगा, वो गलत है। हाँ, ख़त्म ज़रूर होगा, कमी की वजह से ख़त्म नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट की वजह से ख़त्म होगा। क्योंकि जितना पानी हम इस वक्त बारिशों से और इस
फ्लड से समुंदर में फेंक रहे हैं, अगर हमने उसकी स्टोरेज के लिए कुछ न किया तो फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया के बेहतरीन ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बिल्कुल, जहाँ से पानी हमें आता है, लेकिन वो पानी आप देखें गिलगित से चलता है और कराची में आकर समुंदर में गिर जाता है। हम उससे ना कोई बिजली बना रहे हैं, ना कोई एनर्जी बना रहे हैं, ना उसको स्टोरेज कर रहे हैं, ना ग्राउंड वाटर कर रहे हैं। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा ये सवाल पोस्ट करने के लिए। आपने बात की ग्लेशियर्स की, ना तो थिंग इज़ कि पिछले 6 डेकेड्स में अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है 2 डिग्री से, तो ऊपर की तरफ जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियल मेल्ट उसका डबल रफ्तार से फिर मेल्ट डाउन होते हैं, ठीक है। और आप जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो जितना हमारे मुल्क के सदर्न पार्ट्स में टेम्परेचर राइज होगा उससे ज़्यादा होगा वहाँ पे। अब मुझे डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं यास्मीन साहिबा से भी पूछूं, दुनिया क्या कर रही है इस फिनोमेना से बचने के लिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, यूरोप की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, दुनिया क्या कर रही है वो थोड़ा सा लोगों को बताएं, हम क्या कर रहे हैं वो भी ज़रा बताइए। जी देखें सर, दुनिया में अभी ये अपना जो क्लाइमेट रियलिटी चेंज प्रोग्राम है, देखें जिसमें अमेरिका से लेकर जो साबिक वाइस प्रेसिडेंट है अल गोर, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहा है, और उनकी गवर्नमेंट से लेकर चाइना और बाकी लोग। लेकिन अभी भी मोदी जैसे लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको अभी भी ये समझ नहीं आती उन बुद्धुओं को कि वो अभी भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी नहीं है। ये मोदी का भी पिछले साल ही उसने एक इंटरव्यू दिया, ट्रंप और मोदी दोनों ने कहा कि देयर इज़ नो रियलिटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये अब उनको समझ आ जाना चाहिए। दुनिया ये कर रही है कि टेम्परेचर को किस तरीके से हम कम करें, हमारा फॉसिल फ्यूल्स को हम कम से कम जलाएं, किस तरह हम अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, किस तरीके से हम अपनी गाड़ियों को कम करें, गाड़ियों में पेट्रोल और गैस को अगर हम कम करेंगे तो ये अल्टरनेट तरीके हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब पूरी दुनिया के अंदर, अब आप देखें ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर हमने टैक्स पे छूट दी है। पाकिस्तान में हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है ताकि पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक गाड़ी ना आ सके। तो ये वो माफियाज हैं जिनको सोचना चाहिए कि वो काम अगर ये करेंगे तो उसमें उनका और उनके आने वाली नस्ल भी इससे अफेक्ट होगी, क्योंकि क्लाइमेट एक इंडिविजुअल मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और इसमें सिर्फ अगर मैं ये समझूं कि चाइना में अगर काम हो रहा है और पाकिस्तान, अब पाकिस्तान अफेक्ट होने में टॉप 7 कंट्रीज में शामिल है, लेकिन हम इसकी कंट्रीब्यूशन में 137वें नंबर पर हैं। इसलिए ये मिलजुल कर पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया इसके ऊपर लगी भी है कि हमने किस तरीके से वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना अगले 5-10 सालों में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और उसके लिए जो काम करने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम इस पे फोकस करेंगे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा होगा। यास्मीन लादी साहब, आपकी जानी बात करूं, कराची में तो हमने देखा कि माशाल्लाह जितना बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, वो राह गुजर जहाँ पर मैं आई थी, क्या कमाल है। लेकिन अगर मैं ज़रा बलूचिस्तान का रुख करूँ, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जब भी मानसून का सीज़न होता है अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, हर दफ़ा हम देखते हैं कि मरने वालों की तादाद पिछले की निस्बत ज़्यादा होती है। वहाँ की डेवलपमेंट अब हमें ज़ीरो से अगर शुरू करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, पहली तो बात ये वाली है कि आई मस्ट एम्फसाइज कि जो दे से दैट अर्बन एरिया इज़ गोइंग टू बी द क्लाइमेट चेंज बैटरग्राउंड्स, तो सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें वहाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन ऑफ कोर्स पूरा मुल्क हमारा डूब जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली भी नो, आपने बड़ी अच्छी बात की ग्लेशियर्स के जो मेल्टिंग का है। सो लिहाजा हमें हर जगह ये देखना है कि लोग अब खुद भी क्या कर सकते हैं। मसलन ये कि जैसे आपने राहगुजर का जिक्र किया, जहाँ यू काइंडली केम, वहाँ पर हमारे पास जैसे 7 एक्वाफर वेल्स हैं, और दे एब्जॉर्ब सम लाइक 3000 गैलन्स ईच वन ऑफ देम ऑफ वाटर। जो अभी बारिश हुई है, न सिर्फ उसने अपना सारा एब्जॉर्ब किया, आसपास का भी किया। तो हमें छोटे छोटे तरीके करने में, चाहे कोई लो इम्पैक्ट एंड लो टेक सॉल्यूशंस, बिकॉज हमें लोगों को फाल करना है कि खुद ही करना शुरू करें। बिकॉज हम हुकूमतें मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ आई डोंट नो लैक ऑफ गवर्नेंस या क्या वजह है, वो फाल नहीं है, लेकिन लोग तो चीज़ें कर सकते हैं ना। तो जैसे हमें अभी भी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वी हैव टू रिप्लेनिश द एक्वाफर। हमारी सब जगह जो है हमें सैराब करना है ज़मीन को नीचे,
क्योंकि ऊपर से अगर हमने सब कुछ बंद कर दिया तो फिर नीचे पानी नहीं जा रहा। उस पानी को हमें नीचे लेके जाना है, उससे आपका सब्ज़ा भी ज़्यादा होगा, आप चीज़ें कंट्रोल भी करेंगे, आपके फ्लड्स भी कम होंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी बात है कि हमें लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कराची की बात करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि लोग जो हैं अपने अपने जो उनके पास ज़मीन है उसके अंदर वेल्स बना दें या गलियाँ उनमें वेल्स बना दें, और वो एक्वाफर वेल जो है तकरीबन 1600 गैलन जो है पर आवर इट एब्जॉर्ब्स ना। और फिर टैंक्स हर जगह बनने चाहिए, और बड़े बड़े पार्क्स हमारे पास हैं, वहाँ पर हम टैंक्स बनाएं, क्यों नहीं पानी हम उस पर ज़ख़ीरा क्यों नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट बनी है, अभी आपने देखी होगी जी, इट्स कॉल्ड द पीपल्स स्क्वायर। इट्स गॉट 70,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया on the upper floor and also the basement. Now they've got 7 submersible pumps that are constantly pumping water out. वो किधर दे रहे हैं? वो हमारी गलियों में डाल रहे हैं, हमारी सड़कों में डाल रहे हैं। Why did they not make a tank there जिसमें सारा पानी चला जाता? तो हम अब आपको पता है कि आसपास का इलाका सारा वहाँ पे डूब रहा है because of that particular project. तो इतनी महंगी प्रोजेक्ट्स बना करके उसका हमें क्या फ़ायदा है? ना वहाँ सब्ज़ा है, ना वहाँ पर कोई चीज़ उग रही है, वो क्यों हम बना रहे हैं? अब एक और भी बन रही है। मतलब वाई वी डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स जो कि अभी हमें वी नीड टू गो टुवर्ड्स एको अर्बनिज्म, कि हम नेचुरल तरीक़ों से चीज़ों को संभालें। सही। अच्छा यास्मीन साहिबा, एक और सवाल फिर जहन में आता है कि जो कराची की अगर मैं बात करूँ, कराची में इतनी इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, उसका क्या हाल है? फिर वो हमें गिरानी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो रास्ता हमने निकालना है। आइए चंडीगढ़ ले लें, हम कराची के दीगर अहम मेन रोड्स ले लें, वहाँ पर तो भरमार है इंक्रोचमेंट्स की। बिल्कुल सही आपका, बिकॉज दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी वाटर फ्लो। लेकिन हमें पानी को एब्जॉर्ब भी करने के लिए तरीके करने हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको खारादर चौक की बात बताऊं, जब भी हमने रिसेंटली टेकअप किया है, एंड एवरीबडी इज़ कोऑपरेटिंग, वेदर इज़ द पुलिस, वेदर इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर द पीपल ऑफ द एरिया। और वहाँ पर हम बाकायदा पूरा बाग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि देखो दरख्तों से बहुत हमें फ़ायदा पहुँचता है, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अलावा हवा भी बेहतर होती है। तो वहाँ पर सारे लोग साथ हैं, उन्होंने खुद अपनी एनक्रोचमेंट हटाई हैं। यू वोंट बिलीव दिस कि जो शॉपकीपर्स हैं, अच्छा, हमने जहाँ शुरू किया, हमने कहा बाग बनाने जा रहे हैं, तो एक तो मस्जिद ने हमें जगह दे दी जो उनके कब्ज़े में थी, और कुछ वहाँ से बिल्डिंग्स भी और जो इंक्रोचमेंट हटा दी गई, मगर लोगों ने साथ दिया। मैं तकरीबन 20 शॉपकीपर्स ने अपनी इंक्रोचमेंट खुद हटा दी हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस टू मेक लॉट्स ऑफ एक्वाफर ट्रेंचेज एक्चुअली, क्योंकि वहाँ बहुत पानी आया है। अगर आप देखें वजीर मैंशन की तरफ से जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हमने नई डाल दी है, देखो नई आप कितनी भी डाल दोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, because unless we find these local solutions, the water will carry on in a big sort of flooding. तो वो कहाँ जाएगा फिर? तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोकली सारे सोल्यूशन देखें। हम हर गली में बेशक लगाना पड़े लगाएं। और ये भी बात हुई थी पहले कि भाई आप देखें कहाँ कहाँ पे आपके पास आप बना सकते हैं, वेटलैंड्स बना सकते हैं, कहाँ पे आप पानी को जमा कर सकते हैं, सब हमें करना चाहिए। बट इट हैज़ टू बी डन ऑन अ सिटी वाइड बेसिस। ये नहीं हो सकता आप चंद जगह पे कर दें, है ना। और हमने अब दिखा दिया, देखो आई हैव प्रूवन दिस कि दरख्तों से भी, और सबसे बड़ी बात है कंक्रीट को हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। आई डोंट नो वेदर यू नो, बट आई यूज द मोस्ट कंक्रीट माई लाइफ एज एन आर्किटेक्ट। FTC जो बिल्डिंग आपने देखी होगी, सबसे ज़्यादा मैंने कंक्रीट इस्तेमाल किया। अब मैं बिल्कुल नहीं करती, उसका बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट है। वहाँ पे मैं एक सेकंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे सुने ना, आप प्लीज़ बताएं कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ताकि जो लोग इस्तेमाल करें उन्हें पता चले और लोगों को भी अवेयरनेस इन ग्लोबल वार्मिंग। हाँ देखिए, बात ये वाली है कि हमें सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है कि हाउ डू वी मिनिमाइज द राइज। अब ये है, सबने सिग्नेटरी है कि 1.5 डिग्री C से ज़्यादा राइज नहीं होगा, है ना, यही बात है। लेकिन ये अब फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर हम कंक्रीट का इस्तेमाल कम कर दें, मतलब आई टॉक ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, जिसमें, और चूँकि मैं सिर्फ लाइम इस्तेमाल करती हूँ जो कि चूना है, चूने में बड़ा बिनाइन है, वो उसमें ज़्यादा एमिशन नहीं होती है। तो यू डोंट नीड टू यूज़ सीमेंट। सो वी नीड टू यूज़ ऐसे मटेरियल्स कि जो कार्बन एमिशन में इतना किरदार अदा ना करे। दैट्स अ होल डिफरेंट लो कार्बन एमिशन वाले हैं। और इसी तरह से देखो, अगर कंक्रीट के बजाय वहाँ पे आपने देखा था किरण कि वो हमने वो किया है, कि वहाँ पे हमने वो किया है, लगाया है जो टेराकोटा पेवर्स, दे आर परमेबल, उसमें पानी अंदर जाता है। नॉर्मली जो बारिश पे आई है वो खुद ब खुद अंदर चली गई है। ये पानी जो बाहर से आया है उससे हमें वहाँ प्रॉब्लम हुई। अच्छा, लिहाजा जी आप प्लीज़ कंप्लीट करें। तो ये है कि कंक्रीट का इस्तेमाल, स्टील का हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, दे अदर वेज ऑफ बिल्डिंग। और हमें देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट्स हैं वो लोग ख़त्म करें। दोज आर अर्बन स्पेसेस फॉर पीपल, नॉट फॉर एब्सोल्युटली। अच्छा, इस पे हम एक काम करते हैं, पूरा डिफरेंट एक सेगमेंट भी करेंगे कि वो कौन से मटेरियल्स हैं कि जो कार्बन एमिशन में इतना किरदार अदा नहीं करते। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, इस वक्त अभी आज के दिन अगर आपसे पूछा जाए कि जी कौन से वो 2, 3, 4
इनिशियल स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए सो दैट हम माहौल दोस्ती की जानिब बढ़ सके, तो वो क्या स्टेप्स होंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कराची नहीं, तमाम जितने बड़े शहर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे महल्ले की सतह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसकी तरफ मैडम ने भी तवज्जो की है, इसके ऊपर ना कोई पैसा ज़्यादा लगता है, ना इसके ऊपर कोई ऐसी ये साइंस है कि इसको हम कर नहीं सकते। सिर्फ ये काम करें कि, और अंडरग्राउंड टैंक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हर घर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर आप एक टैंक को कनेक्ट कर दें जो कि आपकी छत के साथ कनेक्ट हो। बारिश का जितना पानी आए वो छत से कनेक्ट होने के बाद उस टैंक के अंदर स्टोरेज हो जाए। तो उसको फ़िल्टर करें, सिंपल फ़िल्टर करें, और उसको आप अपना जो है ना यूज़ कर सकते हैं। एक काम ये। दूसरा काम ये है कि हर घर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आप एक अगर जितनी कराची की आबादी है, अगर एक दरख्त एक शहरी भी लगाए तो अगले 5 साल के अंदर कराची जो है ना सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, पौधे और दरख्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये हमें अवेयरनेस देनी है। पौधा ऐसे ही है जैसे बच्चा पैदा होना है, और दरख्त ऐसे है जैसे उसने जवान होना है। तो आप ये देखें कि हम पौधे तो लगाते हैं, लेकिन उसकी देखिए सस्टेनेबिलिटी रेट कितना, दरख्त कितने बनते। तो अगर एक पौधा लगाए और उसे 5 साल तक उसकी निगहदाश्त की जाए तो कराची सरसब्ज़ व शादाब बनेगा, और उससे ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग भी होगी। तीसरी बात यह है कि हमें ग्राउंड्स बनानी चाहिए। ये जितनी बड़ी ग्राउंड्स हैं, इसके अंदर अभी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल साइंस में एक पायलट प्रोजेक्ट लगा दिया है। अगर कोई देखना चाहे तो ज़रूर आए, बल्कि बलूचिस्तान के जो डीजी एनवायरनमेंट है उन्होंने स्पेशल विजिट किया था। तो उसमें हमने जो डिप्रेशन एरिया है, उस डिप्रेशन एरिया में हमने नेचुरल फिल्टर रखा, और जितना पानी ग्राउंड में जमा होता है वो ग्रेविटी की फ्लो से उससे ग्राउंड वाटर के अंदर नेचुरली जो है ना वो जाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। तो दिस इज द नेचुरल रिचार्जिंग। तो ये एक डिप्रेशन एरिया में, और कराची में तो बड़े डिप्रेशन एरिया हैं जहाँ पे अगर कंक्रीट हुई है तो उनको आप ख़त्म करके वहाँ पे ये छोटा सा, और ये को बहुत एरिया ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे डिप्रेशन है वो बड़ी तेज़ी से ग्राउंड वाटर के हैं। बिल्कुल, तो ये तीसरा काम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन माज़रत वक्त की किल्लत है। ज़रूरी है कि चीज़ों को सीरियस लेना। आपने इस चीज़ को सीरियस लिया, एक ऐसा ग्राउंड बना। कराची में कौन सीरियस लेगा, ये बलो कौन सीरियस लेगा, सवाल ये है। यास्मीन लाइल साहिबा, बेहद शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। ये एक ऐसा इशू है जिस पे हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे शहर कराची का, ये मेरे सूबे बलूचिस्तान का सवाल है। क्योंकि माहौल जितना चेंज हो रहा है फैसल, वो इस तरह चेंज हो रहा है कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। 2011 में शुरू होने वाले रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का डायलिसिस सेंटर फाल हो गया। रोजाना की बुनियाद पर 100 मरीजों के डायलिसिस भी शुरू हो गए हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला रावलपिंडी और गिरदोनवा के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब डायलिसिस के लिए इन्हें तवील इंतजार करना पड़ेगा, ना ही अस्पतालों में धक्के खाना पड़ेंगे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का डायलिसिस सेंटर फाल हो गया। RIU में 30 जदीद मशीनें मौजूद हैं, जिनके जरिए रोजाना औसतन 100 मरीजों को डायलिसिस की सर्विस फराहम की जा सकेगी। दीगर अस्पतालों की वेटिंग लिस्ट में तवील अरसा इंतजार करने वाले मरीजों ने भी इस सहूलत पर सुख का सांस लिया। BBH आया था, लेकिन वहाँ से डायलिसिस मेरे नहीं हो रहे थे। रिक्वेस्ट की दोबारा कि मैं बाहर से नहीं अफोर्ड कर सक रहा हूँ, अब तो मेहरबानी करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये स्टार्ट हुआ। स्टाफ भी माशाल्लाह ऐसा लगता है मैं किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ हूँ। सारा कुछ अच्छा है, सिस्टर भी अच्छी हैं, टाइम पे लग जाता है और खत्म हो जाता है। MS डॉक्टर ताहिर रिजवी के मुताबिक मंसूबे में ताखिर की बड़ी वजह कोरोना वबा थी। 31 मार्च तक यहाँ पे कोरोना रहा है। 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मैंने जैसे आपको बताया कि 90% ऑफ द बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन 500 जो पोस्ट हैं उसकी SNE भेजी हुई है। रावलपिंडी में बड़ा मंसूबा शुरू कराने वाले लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपने हरीफ शेख रशीद को RIU में किसी किस्म की दिलचस्पी न लेने का ताना भी दे दिया। PTI की गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान ले
इन्हें अगर यहाँ पे शीर साहब बड़ा चीख के बोला करते थे कि मेरा वो टीबी हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, मुकम्मल तो खुद करवाने होते हैं। तो इसी तरीके से अब 60 डेज में जितना काम हो गया शायद पिछले 4 साल में नहीं हुआ था। अस्पताल में लिथ्रोट्रिप्सी का अमल भी शुरू किया जा चुका है और इमरजेंसी के लिए 20 बिस्तर भी मौजूद हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में फाल होने वाला गुर्दों का डायलिसिस सेंटर मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। चलिए अब कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। दिल तो नहीं कर रहा आज करने का क्योंकि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान की और श्रीलंका की लीड बढ़ते बढ़ते 391 रन की हो चुकी है और अभी भी उनके सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। डिक्लेयर करने का उन्हें गालिबन दूर दूर तक कोई मूड नहीं है उन श्रीलंका का, क्योंकि वो पहले टेस्ट मैच में देख चुके हैं कि पाकिस्तान 300 प्लस अच्छा चेस कर लेता है। इस सब पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब सुबह बखैर। गो के पाकिस्तान की टीम की इतनी अच्छी सुबह नहीं हुई है और आज पाकिस्तान की टीम का लंच प्री पोस्ट कुछ भी अच्छा हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? जी सुबह खैर फैसल, आपको भी और महक आपको भी, और उम्मीद है कि आज की सुबह हम सब के लिए खुशियां लेकर आए और अच्छा दिन हमारा गुजरे। आमीन। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा, तो पता नहीं है कि पिछले टेस्ट मैच में 342 रन का जो एक हिस्टोरिक टारगेट था जो इस ग्राउंड पर किसी टीम ने चेज नहीं किया, पाकिस्तान ने चेज कर लिया। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एवरी डे इज नॉट संडे, तो मेरा ख्याल है इस बार जरा हालात मुश्किल हैं। तकरीबन अब 400 का टारगेट होने वाला है। अभी तो श्रीलंका की इनिंग्स जारी है, लेकिन मुझे बस अगर कोई चीज़ मैच बचा सकती है, पाकिस्तान के बैट्समैन तो यकीनी तौर पर मज़ाहमत करेंगे, लेकिन एक बारिश का फैक्टर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी फोरकास्ट चेक कर रहा था। एक तो पिछले चंद दिन से हम कराची के थोड़ी देर बाद फोरकास्ट चेक करते हैं कि भाई अब क्या घर से निकले या ना निकले, लेकिन आज मैंने सुबह उठने से पहले उठने के फौरन बाद मैंने गॉल का भी वेदर फोरकास्ट चेक किया, तो कल बारिश बता रहे हैं गॉल में। तो उम्मीद यही है कि शायद बारिश जो है पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आ जाए और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए और हम सीरीज जीतने में कामयाब हो जाए। हाँ, और हम भी बैठ के दुआ कर रहे हैं कराची वाले बादल वहाँ चले हैं गॉल में तो कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें भी कल की बारिश है और लंच तक तो श्रीलंका खींच के ले आया है जो विकेट। अच्छा, अब भट्टी साहब, पाकिस्तान ने खेलते हुए वो ऐसा टर्न कर रहे थे जैसे बहुत ही स्क्वायर टर्न हो रहा है और बिल्कुल परेशान हो गए थे हमारे बल्लेबाज। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में भी दूसरी इनिंग्स में भी हमारे अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ, नोमान हो गए या फिर यासर हो गए, फिर नवाज़ हो गए, उनके खिलाफ अच्छी हिकमत अमली अपनाते हुए इसको बड़ा ईजी लिया और बहुत आसानी से वो 400 की लीड ले गए। तो हमारी टेक्निक्स में कहीं मसला आ रहा है भट्टी साहब अगेंस्ट प्रभात, या फिर कोई और मसला है? देखिए फैसल, एक तो अगर हम पहले टेस्ट मैच की पिच से कंपेयर करें इस पिच को, तो ये पिच थोड़ी सी बेहतर है, मतलब बैटिंग के लिए थोड़ी सी हमें आसान नजर आ रही है। लेकिन चौथी इनिंग्स में, खासतौर पर चौथे दिन में गॉल में बैटिंग करना आसान नहीं है। लेकिन आपका जो नुक्ता है वो भी बहुत वैलिड है कि पाकिस्तान ने इस सेकंड इनिंग्स में कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगेन, हम पिछले मैच में भी सिलेक्शन की बात कर रहे थे, इस बार भी मेरे ख्याल में हमने कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं की। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर अनफिट हो गए। मेरे ख्याल में हसन अली की जो रेड बॉल में फॉर्म नजर आ रही है, मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं या तो फ़हीम अशरफ पे जाता या फिर हारिस रऊफ पे जाता, क्योंकि हसन अली को हमने पिछले टेस्ट मैच में भी देखा, कोई बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग नहीं की। लेकिन पता नहीं, या तो हमारे सोचने का अंदाज बिल्कुल इस टीम मैनेजमेंट से मुख्तलिफ है या फिर वो हमसे ज्यादा क्रिकेट समझते। सही, लेकिन सही बात की कि हमने इस सेकंड इनिंग में श्रीलंका की बॉलिंग बहुत खराब की, हमारे स्पिनर्स ने टारगेट पे बॉलिंग नहीं की। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी रियलिटी को मद्देनजर रखना चाहिए। पाकिस्तान अगर ये टेस्ट हार जाता है तो इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मैक, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा अगर आप पॉइंट लूज करते हैं। अभी तो पाकिस्तान नंबर 3 पर खड़ा हुआ है, लेकिन इस श्रीलंका की टीम को अगर हम देखें तो श्रीलंका इस वक्त वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप में 6ठे नंबर पर है। तो पाकिस्तान को अगर फाइनल खेलना है, और कल अनाउंस भी हुआ है आईसीसी की तरफ से कि अगले साल ये फाइनल लॉर्ड्स में होगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब अगली जो 2 सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर खेलने। इंग्लैंड आपको पता है दुनिया की इस वक्त टॉप की टीम है। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और हमने 3 टेस्ट की होम सीरीज खेलनी है। होम सीरीज तो हम डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन होम सीरीज पर मेरे ख्याल में प्रेशर ज्यादा होता है। हमारा मीडिया फोकस कर रहा होता है, हमारे लोग फोकस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगली सीरीज जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सीरीज है। तो अगर ये टेस्ट मैच एटलीस्ट पाकिस्तान ड्रॉ भी करने में कामयाब हो जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा गलती की गुंजाइश नहीं है। एग्जैक्टली और हम इतना अच्छा ऑब्वियसली कर ही रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हैं। होपफुली वी कैन ड्रॉ दिस। इसको ड्रॉ भी अगर कर जाए तो वो भी विक्ट्री में शुमार होता है। वैसे भट्टी साहब, आगे आने वाली सीरीज़ के लिए जो कि बड़ी तगड़ी होने जा रही हैं, आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे? ऑलरेडी शाह अफरीदी को हमने इतना यूटिलाइज़ किया है और पाकिस्तानी पेसर्स को हमेशा से यही शिकायत रहती है ओवर यूटिलाइजेशन का, पट्टे खिंच जाते हैं, घुटने में मसला हो जाता है। तो आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे शॉर्टली नेदरलैंड्स की सीरीज़ के लिए और फिर लॉन्ग टर्म में आगे की सीरीज़ इसके लिए? अच्छा, नेदरलैंड की सीरीज जो फैसल है वो वनडे मैचेस हैं, 3 वनडे मैचेस हैं। उसके बाद फिर हमने एशिया कप T20 खेलना है। फिर पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 7 T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। फिर हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमने क्रिकेट खेलनी है। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को जो टीम मैनेजमेंट भी इस वक्त गौर कर रही है कि हॉलैंड की सीरीज में तो रेस्ट देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल एक आध स्लॉट्स हैं जो अगर हम चाहते हैं कि कुछ यंगस्टर्स को ट्राई कर लें, तो अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे तो हमारे पास सर्किट में और फास्ट बॉलर्स हैं। जैसे मीर हमजा, हमने देखा कि पीएसएल में कराची किंग्स की तरफ से उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। मीर हमजा को हम ट्राई कर सकते हैं और हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन मुझे फैसल मेरा पता नहीं क्यों एक छठीस कह रही है कि ये जो टीम मैनेजमेंट है, अब ये अगर टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें तो शायद सीनियर प्लेयर्स से छुटकारा हासिल करना चाहती है। आप देखें पिछले टेस्ट में फवाद को ड्रॉप किया, इस टेस्ट मैच में नहीं करना चाहिए था, अजहर अली को ड्रॉप कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक का जो कॉम्बिनेशन है, अब ये चाहता है कि टेस्ट फॉर्मेट में भी नए बैट्समैनों के साथ आगे जाएं, क्योंकि सलमान अली आगा को उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में मौका दिया, सलमान अली आगा ने परफॉर्म कर दिया। फवाद आलम 24 रन पर आउट हो गए। अजहर अली, अब जाहिर है आपने सीनियर बैट्समैन को अगर ड्रॉप कर दिया है तो उसके सर के ऊपर एक तलवार तो लटक गई। वो यकीनी तौर पर पहले उनकी फॉर्म खराब थी और प्रेशर में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद सीनियर्स जो है, जिस तरह हमने T20 फॉर्मेट में देखा, मोहम्मद हफीज ने खुद ब खुद रिटायरमेंट ले ली, शोएब मलिक जो हैं वो इस वक्त प्लान में नहीं है, मोहम्मद आमिर भी कहीं नजर नहीं आ रहे, वहाब रियाज भी गायब हो गए। तो इस तरह मुझे लग रहा है टेस्ट मैचेस में भी अब शायद अजहर अली का तो एटलीस्ट चल चलाव का टाइम है। सही, ठीक। अच्छा भट्टी साहब, वनडे के फॉर्मेट पे काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स जो हैं तनकीद करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको तब्दील कर देना चाहिए था। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस फॉर्मेट को ख़त्म किया जाए। देखिए, हर चीज़ का अगर जिस तरह हम खाने होते हैं ना, हर खाने का अपना अलग मज़ा होता है। इस तरह कुछ लोग, आप इंग्लैंड में अगर टेस्ट मैच देखने जाएं, जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जाने के लिए जब आप ट्यूब स्टेशन से निकलते हैं तो हमें उम्र रसीदा मर्द ख़वातीन वो कॉफ़ी के जग, वो अपने बड़े बड़े जो जग हैं कॉफ़ी के, वो लेके आ रहे होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, तो उनके एंजॉय करने का अलग तरीका। लोग टेस्ट मैच इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एशिया में अगर हम देख लें, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, लोग वाइट बॉल क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी फॉर्मेट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर देखें, जो रेवेन्यू है वो 20 ओवर की क्रिकेट से शायद इतना रेवेन्यू नहीं मिलता। 20 ओवर के मैचेस जो हैं 3.5 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो टेलीविजन राइट जो बहुत बड़ा एक कमाई का जरिया है टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज का और आईसीसी का, वो भी चाहते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट के मैचेस हो जो 8-8 घंटे चलें, ताकि कमर्शियल ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर आ सके। तो मुझे तो ये फॉर्मेट ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन बहरहाल वसीम अकरम दुनिया के बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी है। देखें कि आईसीसी क्या सोचता है, लेकिन फौरी तौर पर मुझे नहीं लग रहा कि वनडे फॉर्मेट को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। वसीम अकरम बल्कि बेन स्टोक्स का ओडीआई से रिटायरमेंट लेना और फिर उस्मान ख्वाजा मोइनी लगे भी इस हवाले से बयान देना, देखना पड़ेगा कि क्या इस फॉर्मेट को वैसे रखा जाए या फिर उसमें बदलते वक्त के साथ तब्दीली लाई जाए। आगे बढ़ते जी, सबसे ज़्यादा पुशअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, फिटनेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जंपिंग जैक्स के रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त में 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले इरफान महसूद अब तक 9 ममालिक के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। खास बात यह कि उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये अच्छी बात है, इससे खुशी हुई हमें। इरफान महसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, गुड मॉर्निंग। बहुत 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 मुबारक हो आपको और माशाल्लाह क्या फिटनेस है आपकी, क्या लगन है आपकी। मुझे ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरा 53वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अप्रूव हुआ है। इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश है कि पाकिस्तान के नाम मज़ीद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बना सकूँ। अच्छा इरफान भाई, थोड़ा सा हमें बताएं कौन कौन, कुछ तो हमने बताया, कुछ आप बताएं कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम किए हुए हैं? देखिए 53 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं 28 पुशअप्स कैटेगरीज के रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा पुशअप्स के रिकॉर्ड्स हैं। इसमें जंपिंग जैक्स, स्क्वाट रस्ट, मुख्तलिफ जो फिटनेस मार्शल आर्ट्स की कैटेगरीज हैं एक्सरसाइजेस की, तो इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं 100 पाउंड वजन के साथ, 80 पाउंड वजन के साथ, 60 और 40 पाउंड वजन के साथ पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, ये किए हैं। ये वर्ल्ड लेवल पे जो टॉप एथलीट्स थे उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे। कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले मैंने ब्रेक किए हैं। तो ज़्यादातर पुशअप्स और मार्शल आर्ट्स कैटेगरीज के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने। अच्छा, और इरफान भाई मैं देख रहा हूँ कि जो फुटेज हमारे पास चल रही है उसमें आपके साथ कुछ लोग, आप रनिंग कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मजीद लोग भी रनिंग कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। आपकी कोई अकेडमी वगैरह भी है, ट्रेनिंग भी करते हैं? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की एकेडमी बनाई है 2015 में। इसमें ये छोटे बच्चे आप अगर नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये भी 8 स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र लड़के हैं, ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा इरफान, मुझे बताएं कि ये सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ, कैसे सोचा आपने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। मैंने तीसरी या चौथी क्लास में था, उस टाइम मैंने बुक देखी हुई थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। तो अपने टीचर से मैंने पता किया कि ये किस चीज़ की बुक है, तो उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे बेस्ट होता है उसका नाम इसी चीज़ में आ जाता है अपनी फील्ड में। तो उसी टाइम मैंने ये याद किया होता कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी में मैं ऐसे कुछ करूँगा कि इस बुक में मेरा भी नाम आएगा। तो 2015-16 के बाद फिर मैंने मार्शल आर्ट्स मैंने 2005 में स्टार्ट की हुई थी। 2015-16 के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए मैंने अप्लाई वगैरह करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ जो रिकॉर्ड्स थे उनको सर्च करना शुरू कर दिया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज 53 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ज़बरदस्त। और इसी तरह से बहुत सारे इंशाल्लाह आप रिकॉर्ड्स बनाते जाएंगे, इनका नाम बुलंद करते जाएंगे। बेहद शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। अभी हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।